सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने पहले दौरे पर अफगानिस्तान पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अफगानिस्तान में तशद्दुद के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों को तेज़ करने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे अफगानिस्तान की टाइमिंग बड़ी अहम है। इसी हफ्ते DGISPR और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत मीडिया के सामने पेश किए थे, जिसके मुताबिक भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की फंडिंग और मदद कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के अफगानिस्तान के दौरे के दौरान हो सकता है कि भारत अपनी खिफ़्फ़त मिटाने और दुनिया की नज़रें इस मामले से हटाने के लिए कोई ड्रामा करे। ये मैं आपको बता रहा हूं कि कोई ड्रामा भारत की तरफ से हो सकता है। कोई झूठी सर्जिकल स्ट्राइक्स के ड्रामे की प्लानिंग तो DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग के बाद से भारत में पूरे जोर शोर से की जा रही है। हमारे पास ऐसी खबरें हैं कि चंद घंटे बाद इंडिया की तरफ से ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाएगा ताकि अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा सके, भारतीयों की हमदर्दियां जीती जा सकें। देखिए अब की बार घटिया सोच क्या नाटक पेश करती है। इन हालात में देखना होगा कि भारत के इस प्रोपेगेंडा का क्या जवाब दिया जाता है। अहम यह भी है कि अफगानिस्तान में भारतीय असर-ओ-रसूख और दहशतगर्द ग्रुपों की फंडिंग के मामले पर अफगान हुकूमत से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्या मुतालबात करेंगे। क्या अफगान हुकूमत इन ग्रुपों या भारत के खिलाफ मौसर कार्रवाई की सलाहियत भी रखती है या नहीं। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ क्या कर सकता है। इस बैरूनी महाज के साथ साथ हुकूमत को एक अंदरूनी खतरे का भी सामना है। PDM की एहतजाजी तहरीक से निमटना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। नवाज शरीफ और इनकी जमात सियासत की आड़ लेकर मुसलसल इदारों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि आज़ादी इज़हार राय का शोर मचाकर कुछ लोग नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी के खिलाफ अदालत चले गए हैं। ये मशहूर मारूफ लोग मफरूर मुजरिम के हमदर्द क्यों बन गए। इस हवाले से असद खरल साहब के पास बहुत अहम खबरें हैं, इसीलिए पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं। असद खरल साहब, ये बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि ये क्या हुआ। सहाफ़ी हल्के बड़े शर्मिंदा हैं, जिन लोगों ने पिटीशन दायर की है वो भी अब बेचारे आए भाई शाएं कर रहे हैं। ये क्या हुआ है? अब मामला ये है कि ये अचानक से नहीं हो गया। अच्छा, अचानक से अगर होता ना तो फिर चले ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। हमेशा वो कहते हैं ना, मुल्ज़म या कोई बंदा इस तरह का जो है उसको बेनिफिट ऑफ डाउट अदालतें भी देती हैं, कानून के अंदर भी मौजूद होता है। ये एक प्री प्लान्ड एक मनसूबा था और ये पपेट बने हैं, आलाकार बने हैं नवाज शरीफ साहब और उनके दरबारियों के, जहां से नाश्ता करके वो बात तो फिर सही होगी ना कि साफी एक चाय की प्याली में बिक जाता है। तो एक नाश्ता जो इनकी कीमत नाश्ता थी, जब होटल में इकट्ठे हुए और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इनको एक लाइन दी कि जनाब आप जाएं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करें, और वहां पर शनाख्ती कार्ड भी मांगे गए। अब मुझे ये समझ नहीं बड़े आ रही, साफी लाखों कमाने वाले एक नाश्ते पे बिकेंगे, मुझे नहीं समझ आती। आप मुझे ये बताएं कि एक भगौड़ा, एक मुजरम, एक क्रिमिनल, एक अरबों रुपए के लूट मार के उसके ऊपर इल्जाम है, सजा उसको हुई है, मफरूर है, अदालत की तरफ से उसको वांटेड मुल्जम है, आपको पेट की में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं भाई? आपको किसी ने प्रोग्राम आपका बैन कर दिया है, आपकी आवाज किसी ने बंद कर दी है। अगर आपको इतना ही दर्द है, या जिन्होंने आपको नाश्ते पे ये तहरीक और जिन्होंने मोटिवेट किया वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास क्या वकील के लिए पैसे नहीं है? असल में ये है कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार है। बहुत सारे साफियों ने उनको कहा कि ऐसे करना चाहिए, तो उन्होंने वो नवाज शरीफ वाली लाइन ली। उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप करें, हम आपको। अब हालत ये है इनकी साफियों की कि ना किसी ने पिटीशन पढ़ी है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इनके साथ की है ना, जो कहते हैं ना फलां वाली की है, अब मैं नाम नहीं लेता बजाय टू करने के, कि इनके साथ वो हुई है वहां पे। उन्होंने आप क्या करने आए हैं भाई यहाँ पे? एक मफरूर का किस लिए आए हैं? कार लीव किसके लिए मांगने आ गए? मफरूर पे। और जो वकील कौन है? पनामा केस के अंदर जो नवाज शरीफ साहब के वकील थे वही वकील है इस केस के अंदर। वकील तो बड़े हैं ना, सलमान राजा साहब। और दूसरे जो वकील है वो कौन है? वो जस्टिस फायद ईसा साहब के साहबजादे हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये सारा जो ये साफ़ी जो जाके आज़ादी सहाफ़त का जो मामला उठा दिया,
ना तो किसी का प्रोग्राम बंद हुआ है, ना किसी चैनल के खिलाफ कोई कार्रवाई पैमरा ने की ये तो सवाल किया है, ना किसी एंकर को रोका है। अदालत ने पूछा है कि पैमरा ने किस पर पाबंदी आयद की है। सलमान अकबर राजा ने जवाब दिया कि पैमरा ने किसी के खिलाफ कोई ऑर्डर पास नहीं किया। मुझे बताएं, इसमें मुतासरा अफरीक हमेशा अदालत में कहा जी हजारों लोग मुतासिर हैं और कि 2 लोग, अदालत ने कहा 2 लोग मुतासिर हैं आपके मुताबिक, हजारों हैं। इन 2 में को मुतासिर है कोई मुतासिर नहीं। ये जो गए हैं, ये जो नाश्ते पर गए हैं, 2 और दूसरा छोटा डॉक्टर साहब जो अभी आपने बात की दोबारा नहीं, जो अभी आपने भारत की जो एक भयानक जो इनका मनसूबा फिर ये करेंगे ना हरकत, ये करेंगे यकीनन, ये फिर एक जाली सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे क्योंकि इनको पहले इसी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर मीडिया में आने वाली है। अच्छा, ये जो स्ट्राइक इसलिए करेंगे, पहले आपने देखा बालाकोट में कवा मारा और उसके बाद जनाब एक इन्होंने जाली सर्जिकल स्ट्राइक की खबरें उड़ाई, वो इलेक्शन जीत लिया मोदी ने, पूरी पागल कौम को बनाया हुआ है। अब फिर इनको तकलीफ क्या है कि भारत के जो मशकें हो रही हैं पाकिस्तान और रूस की 2 हफ्ते जारी रहेंगी, इस पे पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। और दूसरा आज जो वजीर आज़म पाकिस्तान, वजीर खारजा और DGIS समेत जो दिगर भी जो हुकाम वफद में शामिल हैं, वो जो आज गए हैं अफगानिस्तान, ये दुनिया को और ये इनको पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और ये ड्रामा करेंगे और पूरी इंडियन आवाम को बेवकूफ पर हम आगे ब्रेक के बाद भी बात करेंगे। बाबर डोगर साहब, ये जो पिटीशन गई है, आपको क्या लगता है? अब ये भी कह रहे हैं, ये सीनियर सहाफ़ी हैं कि हमसे तो पूछा नहीं गया या हमें पता नहीं था, हमने तो पढ़ी नहीं पिटीशन, फिर नाश्ते वाली बात बच्चे हैं, ये रोटी को चोची कहते हैं। उसामा साहब जरा नाम सुन लें, नजम सेठी साहब। नजम सेठी साहब को इन्होंने निगरान वज़ीर आला लगवाया, फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने इनको PCB का चेयरमैन लगवाया। कौन सा ऐसा होता है जो इन्होंने नहीं एंजॉय किया? ये 5 घी की उंगलियों में 5 उंगलियां घी में रही हैं, इन्होंने टका के एंजॉय किया है सरकारी ओहदे। मुझे एक बात बताएं, एक जर्नलिस्ट का क्या काम है कि वो सरकारी ओहदे एंजॉय करे? एक जर्नलिस्ट का क्या काम है कि वो आलम साहब जो है वो चेयरमैन पैमरा रहे हैं, तो BA पास भी नहीं है, जो ग्रेजुएट भी नहीं है, अल्टीमेटली कोर्ट के ऑर्डर पे वो बाहर निकला है। और आप अंदाजा लगाएं, ये स्टेक होल्डर हैं, वो लोग जिनको नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने चूरियां खिलाई हैं, ये स्टेक होल्डर। और जर्नलिस्ट नहीं है, मैंने पढ़ी नहीं है पिटीशन, स्पोक्समैन है, कह रही मैंने पिटीशन ही नहीं पढ़ी, आपने दस्तखत कर दिए भाई। उस तरह प्रोग्राम तो आप काट के बड़ी बढ़ के लगा रही होती हैं। देखिए फिर वो दूसरे जो नसीम ज़ाहरा साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बस जियाउद्दीन साहब की इज्जत करते हैं, जियाउद्दीन साहब भी पढ़ना चाहिए था। देखिए ये हो गया, जियाउद्दीन साहब जो है ना वो मेरे बुजुर्ग हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। जियाउद्दीन साहब की इंटेग्रिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, वो बिल्कुल। अब उनका चूंकि फोरम भी है, मेरे ख्याल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उस साइड से ये शायद फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से, लेकिन बाकी जो लोग हैं जो दम चले हैं, ने तो कह दिया है कि वो अपना ये पिटीशन शायद वापस लेंगी, क्योंकि उनसे कहा गया था कि आज़ादी इज़हार राय के हवाले से है ये, और मीडिया की आज़ादी के हवाले से पिटीशन जानी है, और बाद में पता लगा है तो मफरूर के लिए उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी। नहीं है ना भाई, आप एक सेंसिबल हैं, आप एक खरीदा कह रही है कि जी हमें दरखास्त दायर होने के बाद दी गई पढ़ने के लिए, तो उस वक्त तो वकील को तो फीस दी जाती है, फीस किसने दी? तो फिर बात समझ आ गई, अब तो आपको समझ आ गई ना, कहीं और से लिखा गया, स्क्रिप्ट राइटर को और है, मेरी बात सुनिए, इसका मास्टरमाइंड और है, कोई स्क्रिप्ट राइटर को और है, पिटीशन ड्राफ्ट किसी ने की है, इन लोगों ने बतौर पपेट किरदार पर अदा किया है। लेकिन आप बैठ के बातें कर रहे होते, बड़े एक पिटीशन दायर करनी है और आपको पिटीशनर बनाना है, मैं इतना बच्चा तो नहीं हूँ कि मैं बगैर पिटीशन पढ़े, वो भी एक जिम्मेदार आदमी है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का सीनियर नायब सदर है, आप होते मैं उसको क्यों अपनी नून लीग के साथ आप मेरा क्या मैं पॉलिटिकल पार्टी साफी का काम है, आप नून लीग के साथ बकायदा अपने ओहदे ले लें, सेंट्रल उनकी जो पार्टी है उसके अंदर ओहदे ले, आपका बनता है जो उनके पहले नहीं तर्जमान, ये तर्जमानी से आगे बढ़ के चले गए ना। आप जो काली भेड़े हैं हमारी फील्ड के अंदर बैठी हुई, क्या हमें किसी जमात का अलाकार बनना चाहिए? क्या हमें PTI का, क्या पीपल्स पार्टी का, गलत चीजों क्या नून लीग का हमें अलाकार बनना चाहिए? क्या उनके भगौड़े और मफरूर मुल्जमों के लिए हमें जाके पिटीशन करनी पड़ते? ये पर लिफाफे लोग जो कहते हैं, और जो इस तरह आप इसको फिफ्थ पिलर कह रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जिस तरह है उसी तरह इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया है। तो ये बाबर साहब तो मीडिया के मुंह पे तो कालक माल दी, मीडिया पे मुंह पे भाषण देने वालों ने कालक माल दी।
जाके इस तरह की हरकतें करके। पहले ही रोज इनकी फोटो छपती है, रोज लिफाफे लोग इनको ताने हमें भी मिलते हैं। आप साफियों काली भेड़ें जो बैठी हुई हैं, इतने साफियों आप जो देखें ना, शामिल है आपकी मीडिया के अंदर छुपी काली भेड़ प्रेस क्लब, मुझे बताएं कैमरा के जूही चेयरमैन नहीं मिली उनको। ये साफियों के साथ कितना बड़ा ये अलमिया हो गया है कि एक साफियों को तनख्वाह नहीं मिलती, साफियों का जो बदनामी है, जो साफी फील्ड में बेचारे फिरते हैं टूटे जूते, तनख्वाहें उनको मिलती नहीं है, फाकों पे मजबूर होकर वो खुदकुशियां करते हैं। मीडिया मालकान जो दंडरा रहे होते हैं, अरबों रुपए की उनकी प्रॉपर्टीज है, जाली धंधे हैं, जो गंदे काम वो करते हैं मीडिया की चैनल्स की और अखबारात की आड़ में। क्या इज्जत और साफी को तनख्वाह मिलती नहीं, घर का चूल्हा उनका। एक सवाल शामिल कर ले, और ऐसे लोग उनको गालियां पड़वाते हैं। ये एक लंबी लाइन है। यहाँ पर PHA का वाइस चेयरमैन कौन था, वो भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है। कोई LDA का वाइस चेयरमैन था, वो भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है। कोई जो था वो पैमरा का हेड था, वो भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है। नजम सेठी साहब जो हैं वो PCB के चेयरमैन रहे, वो भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं। एक पार्टी के साथ नथी हुए, 2013 के इलेक्शन में इन्होंने उस इलेक्शन को मैनूवर करवाया। इन लोगों की मर्जी से, इन लोगों की मदद से वो इलेक्शन मैनूवर हुआ। ये उस पार्टी के स्पोक्समैन बने हुए अनअनाउंस, उनसे बेनिफिट लिए, उनसे पैसे लिए, पैसा कमाया। अब ये जनाब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है, इन्हीं को, बाकियों को क्यों नहीं बुलाते, इन्हीं को बुलाया गया, इनसे मीटिंग की गई, इनसे कहा गया कि जनाब आपने ये पिटीशन करनी है। अब ये सारे आयबाशाएं कर रहे हैं। पहले तैयार जब कोर्ट ने इनको वहां पे बुलाकर और इनकी अच्छी खासी जो दुर्गत बनाई है, उसके बाद अब ये मुंह दिखाने का काम। ये जुमला सुनिए, अदालत का आपको साफी कहते हुए हमें शर्म आती है। हाई कोर्ट का जुमला कि अदालत मफरूर मुल्जिमान को रिलीफ नहीं दे सकती। ये कितने दुख की बात है कि आप बतौर साफी एक मफरूर मुल्जिम, जिसको अदालत, यही अदालत इस्लामाबाद का, आप अल्ताफ हुसैन के लिए भी जाएं कि उसको भी तकरीर जो है उसकी भी आनी चाहिए, उसके लिए भी चले सब बराबर है। फिर हर जो भी मफरूर है, जो साहबदार के लिए जाए, सारे दहशतगर्द जो हैं, उन सब के लिए पिटीशन होनी चाहिए। फिर किसी एक की क्यों? फिर हौसला करते ना, फिर वो, और ये तो रास्ता खुल जाता है। ये तो अदालत ने कहा है, अदालत ने कहा है कि इस तरह से तो तमाम मफरूर, उन्होंने कहा है कि पैमरा की पाबंदी को खत्म किया गया तो हर मफरूर चाहेगा इसे एयर टाइम दे दिया जाए। कि हम तो सुप्रीम कोर्ट उसमें लैंडमार्क जजमेंट है कि हमने तो मुशर्रफ को रिलीफ नहीं दिया कि वो भगौड़ा है, तो आप नवाज शरीफ के लिए रिलीफ मांगने के लिए आ गए। 16 दिसंबर तक समाअत मुलतवी की गई है और इसमें कहा गया है वकील साहब से, सलमान राजा साहब से, नाश्ते के पैसे किसने दिए? पहले तो नाश्ते के पैसे किसने, नाश्ते में शामिल कौन हुआ, प्लान कहां बना, स्क्रिप्ट कहां पे तैयार हुआ, वकील को फीस किसने दी? अब ये सारी कहानियां हैं। अब ये आए बाएं शायद जो है ना चूंचना, ऐसे नहीं चलेगा काम। चले 16 दिसंबर तक और बहुत सारे कच्चे चटे भी खुलेंगे। ये तो बात हो गई, नून लीग की पिटीशन थी, सिर्फ एक शख्स के लिए, एक मफरूर के लिए। आप ये साबित हो गया, आप कहें कि हम कहते हैं कि जनाब हम नून लीग के हैं या हमें नवाज शरीफ की हम वकालत के तरफ से पेश हुए हैं, फिर वो कहते हैं हजारों लोग हैं, हम उनके लिए आए हैं। या तो फिर दिलेरी करें, हिम्मत करें, जुर्रत करें, बताएं कि जी हम नवाज शरीफ के लिए पेश हुए हैं। हजारों लोग पैमरा में जाएं, पैमरा में जाके दरखास्त तो पहले दें कि आपको इस पे क्या मसला क्या हुआ। देखिए ये भी हो सकता है कि PDM में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से भी ये नून लीग पर प्रेशर आ रहा है और वो कह रहे हैं कि इस तरह की इजाजत मिले, और उन्होंने फिर साफियों को इस तरह इस्तेमाल कर लिया और साफी बेचारे इस्तेमाल हो गए। बेचारे PDM इतने बेचारे भी नहीं है। अच्छा चले, PDM जो है वो टूट गई है, मेरी नजर में तो टूट गई है। आप दोनों का पता नहीं इस पर क्या मौक़िफ़ इनके साथ है ना, आपका तरह इनके साथ साफी जो नाम नहार जो साफी हैं, मैं क्या आप इनको कहूँ कि जो सियासी पार्टियों के अलाकार बन के भगौड़ों के लिए रिलीफ मांगने पहुंच जाते हैं, अब उसके बाद उसी PDM के वाले सर, और वही मामला हुआ है मोहसिन दावड़ के साथ। जो मौलाना फजल रहमान साहब ने उसके साथ की है ना, वो किसी, वो कहते हैं ना, उसके साथ भी नहीं होती। लेकिन ये टूट नहीं गई, तो अब PDM से PTM तो फारिग कर दी गई, बेइज्जत किया गया। यानी मुझे दावड़ की, उसने कहा भी आपको बुलाया किसने? मोहसिन दावड़ के सबसे बड़े सपोर्टर कौन थे? बिलावल भुट्टो। आज तो कोई नहीं, बिलावल भुट्टो बिल्कुल, और मरियम नवाज, यही थे ना। इवन असेंबली में उनको लाने के लिए बिलावल मरे जा रहे थे और मरियम नवाज उनके हक में ट्वीट किया करती थी
हाँ जी। मौलाना फजलुर रहमान वैसे साहब आज ने जबरदस्त जो आज उनको फिर सराहना बनता है। गुजरांवाला के जलसे में मोहसिन दावड़ को किसने बुलाया? मरियम नवाज ने बुलाया। नहीं गुजरांवाला में गुजरांवाला में सर उन्होंने तकरीर की थी आगे। नहीं, गुजरांवाला के जलसे में मोहसिन दावड़ साहब ने तकरीर की। गुजरांवाला में उसके बाद वो कराची भी गए। कराची गए थे सर गुजरांवाला आए हैं वहां पर समझ सर, नहीं बुलाया गया, उनको नहीं बुलाया गया। उन्होंने ट्वीट भी की थी कि कोई बात नहीं, मेरी बेस्ट विशेज हैं, अगर मुझे नहीं बुलाया गया। बहुत से लोगों ने कहा आज जो उनके साथ मौलाना साहब ने बड़ी वो कहते हैं ना क्लासिकल जो शतरौल की है उन्होंने कहा जी आप आए इधर, तो बात हुई ना जब ओहदे दिए जा रहे थे पीडीएम में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां, तो उन्होंने बोले तो उन्होंने कहा भाई आप कौन है भाई, किधर से आ गए? कहते जी मैं आया हूं। उनका किसने बुलाया आपको? हमने तो आपको दावत नहीं दी। फिर मौलाना साहब ने कहा कि आप में से किसी ने कोई दावत दी है? साहब ने नफी में जवाब दिया। तो उनका दोबारा खबरदार इस इजलास में पीडीएम में आप आए। इससे ज्यादा कहते जी मैं खुद ही आ गया हूँ। उसने कहा खुद नहीं आना आपने, ना इधर आना है आपने। तो मेरा ख्याल है जिस तरीके से मौलाना साहब ने उस जो मोहसिन दावड़ है उसको वहां से जलील किया है, पहले वकला ने भी किया है, पहले तो वहां इलाके के वकला ने जिस तरह वहां पर किया, अगर तो ऐसे लोगों के साथ यही होती है। वहां पर वकला खड़े हो गए, उन्होंने कहा ऐसा जो मुल्क और आइन के खिलाफ बोलेगा वो ऐसे रोज दलील नहीं होते आके हमारी बॉडीज को आके बदनाम ना करे। वकला खड़े हो गए वहां पर, इतना बेइज्जत होकर इसको वहां से निकाला था। तो फिर अब यही मसला है ना कि यही मसला है। अब ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये इकदाम तो ठीक है ना, जो बात भी है उन्होंने प्रिंसिपल स्टांस लिया है, ये ठीक है या ये कोई सियासी मसले है? सियासी मसला क्या है? वहीं पर उनकी वोट्स हैं, वोट बैंक ऐसा ना बात करें। मौलाना फजलुर रहमान का वही कबायली इलाके जो पहले थे, उनका एक मखसूस बयानिया है। मौलाना साहब ने बिल्कुल प्रिंसिपल स्टांस लिया है। अच्छा, क्योंकि पीडीएम मौलाना साहब मेरा मतलब नवाज शरीफ के लिए नहीं है, ये मोहसिन दावड़ के लिए ही है। मेरा पहला सवाल तो ये है, मरियम जो बयानिया मरियम का है उस पे इनका कोई प्रिंसिपल स्टांस नहीं है। फर्क है, उसकी पार्टी आपने रजिस्टर्ड की हुई है। नवाज शरीफ की पार्टी आपने रजिस्टर्ड की है, उनकी सीटें हैं सेनेट में, उनकी असेंबली में सीटें हैं, पंजाब में, बाकी बोला जाए। मोहसिन दावड़ जो है ना उसकी पार्टी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, ना उसका मतलब कोई इस तरह का स्टेक्स है, ना उसका तशख्खुस है कोई, तो ना उसके कोई खास तौर पर एक असेंबली का मेंबर है। मौलाना को सबसे ज्यादा ट्राइबल एरिया में अगर हिट किया तो वो मोहसिन दावड़ ने किया, इसमें कोई दूसरी रिगिंग कहाँ हुई? मोहसिन दावड़ ने किया। तो फिर रिगिंग अब मौलाना जो है वो गुस्सा अपना उतार रहे हैं, उसकी तो शक्ल मौलाना को पसंद नहीं है। अब दूसरी तरफ वो मरियम नवाज के बिलावल के चहीते हैं, शर्म वाली बात है ना, चहीते दोनों उसको बोलते कि जब हमने बुलाया है। अब को आप अगर मेहमान बुलाते हैं उसामा साहब, लेकिन और उसकी अगर जलालत और बेइज्जती हो रही हो और आप खामोश तमाशाई बन जाएं तो इससे ज्यादा भी मुनाफिकत नहीं है। लेकिन बाबर साहब ये देता है, वोट को इज्जत दो का नारा लगता है, तो कौमी असेंबली का तो मेंबर है वो, जिसको आपने उठा के कहा खबरदार तुम कौन हो यहाँ पर आ गए। मेरा सवाल है, वो अलग बात है, बिलावल बोलते हैं उधर जरदारी साहब। पहले इन्होंने जब अख्तर मेंगल को बुलाया तो सारी नून लीग वहां से फारिग हो गई बलूचिस्तान से। अब ये मोहसिन दावड़ को निकाल रहे हैं, तो इस मामले पे पता नहीं बिलावल और मरियम ये कड़वा घूंट पी लेंगे। मौलाना ने अपनी सरबराही दिखा दी है कि मैं अब पीडीएम को चला रहा हूं। खबर पहले भी वो नाराज हुए हैं कि जो चाहता है बीबीसी को इंटरव्यू देता है कभी बिलावल, मैं किधर हूं। तो अब उन्होंने अपना आप दिखाया है मौलाना। मेरा सवाल ये है कि उन्होंने क्या मरियम से और बिलावल से ये मशवरा किया था उसको निकालने से पहले, पीडीएम से निकालने से पहले, और क्या ये उनको मैंडेट है कि वो जिसको मर्जी पीडीएम में शामिल कर दें और जिसको मर्जी पीडीएम से निकाल दें? क्या ये मौलाना साहब के पास शामिल तो किया ही नहीं? वो कहते हैं हमने तो शामिल ही नहीं किया। निकाल तो दिया ना, क्यों बुलाते हैं? तो दिया ना, जितनी तस्वीरें मरियम साहिबा बिलावल साहब मेहमान आप देख लें, बिन बुलाए मेहमान अगर आ जाए आप तो उसको क्या कहेंगे? सर एक दफा बिन बुलाया होता है, दो दफा, फिर अल्टीमेटली हर मीटिंग में मौजूद है वो, और यही वजह से इसी वजह से उसकी दुर्गत बनी है। तो कराची में किसी ने उसको बुलाया होता, कराची में तकरीरें कौन करवाता रहा है? वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब असेंबली में सारे अपने मफाद के लिए। अब वो खड़े होंगे आपके ख्याल से मोहसिन दावड़ के? होना चाहिए था ना फिर, अगर गैरत होती तो फिर होते उनके साथ खड़े। मतलब आप घर में बुला के मेहमान को दावत दे के और वो जलील हो रहा है और आप खामोश बैठे हुए हैं। आपके ख्याल से पीडीएम टूट रही है? ये इससे ज्यादा टूटना और क्या है? गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ, हफीजुर रहमान उनका जो सीएम साबिक था और जो उम्मीदवार है, उसने ओपन कहा कि पीपल्स पार्टी की डील थी करोड़ों रुपया। उन्होंने कहा सिंध, मैंने वो लफ्ज, सिंध हुकूमत ने करोड़ों रुपया यहाँ पर फेंका है
तो इससे ज्यादा चार्जशीट है, पैसा सरकारी पैसे का इस्तेमाल, चार्जशीट है और एक डील जो है उसने दोनों चीजें अंदाजा लगाए सीरियस इल्जाम लगाए। नून लीग का कैंडिडेट ये कह रहा है कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर करोड़ों रुपया फेंका है और डील भी की, गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट का, जी जी जी, गवर्नमेंट का पैसा यहाँ पर लगा है। हुकूमत। और अब इसका मतलब ये है कि पीटीआई से हट के अब ये एक दूसरे पे धांधली का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, वही हो रहा है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा दें कि इस पीडीएम का फ्यूचर क्या है। मैं आपको बेट लगा के कहता हूँ बिलावल जो है, बिलावल मोहसिन दावर से पीछे नहीं हटेंगे। बिलावल जो है उन्होंने मोहसिन दावर पे लड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट की हुई है, बिलावल खड़े होंगे, लड़ेंगे। और ये मौलाना का ये जो डिसीजन है ना, ये ना मरियम को हजम होना है ना बिलावल को हजम होना है। मौलाना पीडीएम पे अपनी रिट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने मरियम से और बिलावल से ये बदला लिया। खबर दी थी साहब, ये बदला लिया है उन्होंने मरियम से और बिलावल से। आप जो चाहते हैं मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूं। और मरियम साहिबा अगर वापस लेके आएंगे ना, मैं अभी आपको खबर देता हूँ, बिलावल और मरियम साहिबा अगर वापस लेके आएंगे और मौलाना साहब कहेंगे कि आप इस बात पे माजरत करें, तो मौलाना साहब पीडीएम की सदारत छोड़ देंगे। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। अच्छा, इतना इस हद तक मामला है कि अगर मौलाना साहब की इंटेग्रिटी को चैलेंज करने की कोशिश की तो मौलाना साहब इस पीडीएम की सदारत जो है वो छोड़ देंगे। आप कह रहे हैं वो कहेंगे ये ले पीडीएम और आप संभाल लें। अगर मेरा डिसीजन या मुझे फैसले साजी का इख्तियार ही नहीं है। अब मौलाना साहब ने फोन किया, जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को फोन किया और उन्होंने कहा कि देखें ये दोनों क्या कर रहे हैं, बिलावल और मरियम। और फिर उसके बाद नवाज शरीफ ने मरियम को फ़ोन करके समझाया कि भाई पास आओ, मौलाना को आगे रहने दो, बड़ी मुश्किल से हमने सबको इकट्ठा किया है। और मौलाना तो पहले कह रहे थे कि लिख कर दो सारी बातें, आपको पता जिस तरह का वो इजलास और एपीसी वो सब कुछ हुआ इस्लामाबाद में, वो सारी गेम हुई, तो मुझे नहीं लगता कि बिलावल मरियम अच्छा मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूँ। मोहसिन दावर के लिए जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए जो सबसे ज़्यादा शोर मचाया वो बिलावल भुट्टो ने भी। जी मानता हूँ, ये सबसे बड़े उसके सपोर्टर भी थे उनके, और इलेक्शन में भी उनको सपोर्ट करते रहे। उसके बाद मरियम नवाज जो थी, जितने ट्वीट उन्होंने मोहसिन दावड़ के लिए किए किसी और के लिए नहीं शायद किए होंगे। तो मोहसिन दावड़ के लिए, मरियम नवाज और बिलावल के लिए खुसूसी तौर पे कुर्बानी नहीं दे सकते। हर वो बंदा जो अदारों के खिलाफ खड़ा होगा, हर वो बंदा जो अदारों के खिलाफ हरजारसाई करेगा, हर वो बंदा जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा, वो मरियम का ब्लू आइड है। वो मरियम के लिए इंतहाई एक एसेट है। मैं आप अब मोहसिन दावर, अब मुझे एक सर ब्रेक का वक्त है सर 2 मिनट में सर। बीबीसी के बाद अब बिलावल ने जो कुछ कर रहे हैं, सोलो फ्लाइट्स ले रहे हैं, उनको दबाने के लिए मौलाना ने उनको अपनी ताकत दिखाई है और मोहसिन दावर को उठा के फेंक दिया बाहर। चले अब मैं आपको बताऊं, ये चीज ना बिलावल को डाइजेस्ट होनी है, ना मरियम को डाइजेस्ट होनी है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक और बड़ी खुशखबरी है, दिहाइयों से मंसूबा बंद पड़ा था और आखिरकार कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा शुरू हो गया एक दफ़ा फिर से। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन क्रेडिट किसको जाता है, ब्रेक के बाद बात। अब पता चला। अब पता चला। कराची सर्कुलर रेलवे एक बड़ा खूबसूरत मंसूबा था कराची का और एक दौर में ये चलता भी था, मगर फिर जो कराची का हाल हुआ, चाहे अमन अमान हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो हम सब ने देखा। आखिरकार 25 साल के बाद कराची सर्कुलर रेलवे दोबारा बहाल हुई है। जुज़वी तौर पर भी सही, लेकिन ये बहुत बड़ा कदम है, वरना तो मायूसी हो गई थी। जब से मैं सहाफ़त में आया हमने तो इसके बारे में सुना ही था कि अच्छा होगा। अब बाबर साहब, किसको ये क्रेडिट जाता है कराची सर्कुलर रेलवे जैसा मंसूबा? और ये जितना भी आप मास ट्रांजिट का मंसूबा कह दें, इससे बेहतर नहीं हो सकता अगर इसको आप सर्कुलर रेलवे को कर दें। और रेलवे का और एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, फिर जो तजावुज़ात, जिस तरह ज़मीनें बेच दी गई, जो कुछ हुआ, फिर इस पर बहुत कोशिशें होती रहीं, लेकिन पिछली हुकूमतों ने जो खाया सो खाया, जो कुछ किया। अब आप इस पर सिंध हुकूमत को क्रेडिट तो देंगे मेरा ख्याल। उसामा साहब, इसका क्रेडिट ना सिंध गवर्नमेंट को जाता है, ना फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, ना शायद उसकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जाता है। इन्होंने पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगा दिया कि ये मंसूबा जो है ना, ये पाया तकमील तक ना पहुंच सके। इंतहाई बेदिली के साथ ऑपरेशन किए गए। बिल्कुल उस वक्त जितना रजिस्ट कर सकते थे ना ये इस ऑपरेशन को, उतना किया। जितना सिंध गवर्नमेंट उसको रजिस्ट कर सकती थी, जितना वहाँ पे एमकेएम की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसको कर सकती थी, जितना फेडरल गवर्नमेंट कर सकती थी, बिल्कुल इसके लिए कोई तैयार नहीं था। तजावज़ात, वहाँ पर लोगों की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े स्टेट, उनके साथ ताल्लुकात, ये सारा कुछ जो था ना,
ये आड़े आ रहा था और ये चाह रहे थे कि खुदा अल्लाह करे ये चीफ जस्टिस जो है इसका ध्यान किसी और तरफ लग जाए और हमारी जान छूट जाए। इसका वाहद क्रेडिट जो सिर्फ इसका क्रेडिट किसी के पास है तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके पास है। इसके अलावा किसी के पास नहीं है। ये सब जो थे इंक्लूडिंग रेलवे मिनिस्टर, कोई नहीं चाहता था कि सर्कुलर रेलवे बने। उस वक्त की आप फुटेज उठा के देख लें, इनके बयानात देख लें, चाहे वो पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी सिंध में, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, चाहे वो एमकेएम की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, ये सारे जो थे उसकी मुखालफत कर रहे थे। इंतहाई नीम दिली के साथ वो उसका ऑपरेशन किया गया। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का डंडा पीछे ना होता तो मैं ये कह रहा हूँ कि कराची के शहरियों के लिए ये सर्कुलर जो ट्रैक था ये कभी भी ना बनता। और कितना जबरदस्त 46 किलोमीटर का ट्रैक है। 46 किलोमीटर का ट्रैक है। 21 में से 13 स्टेशन जो है वो बहाल हो गए हैं। 30 रुपए सिर्फ किराया होगा और 46 किलोमीटर का सफ़र जो है वो 1.5 घंटे में तय होगा। 35 किलोमीटर की रफ्तार पे भी ट्रेन जारी बात है, क्योंकि बार बार स्टाफ भी आने हैं, करीब स्टाफ है। रेलवे स्टेशन जो है कुछ स्टेशन जो है उनकी हालत अभी ठीक नहीं है। ट्रैक जो अभी नई डेडलाइन भी दी गई है कि 15 से 30 दिसंबर तक। मामला ये है कि ये जो सर्कुलर रेलवे था उसामा साहब, ये पहले चल रहा था और इसका मैं क्या कहूँ, उसका भी क्रेडिट नवाज शरीफ को दे देते हैं कि जिन्होंने उस वक्त, हालांकि 50 रुपये टिकट थी उस वक्त, उन्होंने बंद कर दिया था मनसूबा। उसके बाद से ये बंद था। और जिस तरह डोगर साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर पर्सनल इसमें इंटरेस्ट ना लेते और इस चीज़ के ऊपर दिलचस्पी ना लेते, कराची के शहरियों के लिए, कराची के आवाम के लिए, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग एक मनसूबा है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जो हालत कराची के अंदर है, सबसे अगर खस्ता मुसीदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम ही नहीं है। वर्स्ट सिटी फॉर और शेख रशीद साहब जो डोगर साहब वाली बात का जो हालत है, रोज आपको शेख रशीद साहब ने खुद कहा है कि अभी जो तजावजात हैं, जो अंडरपास ओवरहेड जो बनने हैं, जो सिंध हुकूमत ने बनाने हैं, वहां पे कह रहा है सिर्फ अगर एक चंक, एक पीस भी अगर टुकड़ा बेच दिया जाए ना तो पूरा रेलवे का खसारा खत्म हो सकता है। बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए हैं। अभी भी जो ये सर्कुलर रेलवे जो ये खाली हुआ है, जहाँ पे ट्रेन चलना शुरू हुई है, ये वो आबादियाँ हैं, वो लोग हैं जो कि ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है। ये कच्ची पक्की आबादियाँ थी जो अरबों रुपए के जो कब्जे जिन्होंने किए हैं रेलवे की ज़मीन पर, जो प्लाजे बने हैं, जो टावर बने हैं, जो होटल, जो मोटल, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं, जो मार्केट, जो कमर्शियल जो चीज़ें हैं, वो अभी बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये नहीं है कि अगर आप अधूरा मनसूबा 2 इंजन आप देखें ना, मोड़ने के लिए इंजन नहीं, मेरा खौफ सुन ले, 2 इंजन जाएंगे, एक पीछे इंजन जाएगा, एक खौफ है और वो वापस लेके आ जाए, क्योंकि आपने एक मोड़ उसके ऊपर नहीं बनाया। एक खौफ है मुझे आप दोनों के सामने रखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब रिटायर होंगे उससे पहले इंशाल्लाह ये होगा, नहीं तो उसके बाद से पहले होगा। ये ना हो और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसी बात नहीं है, ये बड़ी मुश्किलों से हुआ था। जिस तरह से ये बनाया गया है ना, वो करवा के जाएंगे, कह रहे हैं करवा के जाएंगे। इनकी नीयत यही है कि उनका सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था तो इन्होंने जान छुड़ाने के लिए कहा कि जनाब इसको चला दो, बाकी फिर देखेंगे बाद में। लेकिन मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस जितना इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, ये जो बड़े बड़े प्लाजे हैं ना, ये अब गिरेंगे। अवामी नुमाइंदों का काम था, जो वफाकी हुकूमत का काम था, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम था, जो सिंध हुकूमत का काम था, वो उन्होंने नहीं किए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब ने जो अवाम के बुनियादी जो राइट्स थे, जो हकूक थे, जो उनके फंडामेंटल राइट है कि उनको जो ट्रांसपोर्ट की बुनियादी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मुहैया करना और सस्ती ट्रांसपोर्ट जो उसकी सहूलियात मुहैया करना, उसको यकीनी बनाने के लिए जो उनका किरदार है तारीख में हमेशा चीजों याद रखा जाए। हम जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उनसे 100 साल पीछे अक्सर चीजों में, लेकिन ये वो चीज है कि जो वहां पर भी आज भी मैस ट्रांजिट में अगर आप देखें तो ट्रेन किसी ना किसी शक्ल में आपको अंडरग्राउंड ट्राम मिलेगी। लाहौर के अंदर भी सर्कुलर रेलवे मौजूद है, आपको पता है लाहौर के अंदर भी सर्कुलर रेलवे मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान से हम अपील करते हैं कि वहाँ यहाँ पे भी लाहौर में भी सर्कुलर रोड है, सर्कुलर रेलवे नहीं, रेलवे भी है, पूरा ट्रैक है, शहर के अंदर एक बकायदा रोड है। सर आप मुंबई वो भी बड़ा जबरदस्त है, आप मुंबई में देख लें, वहाँ पर सर्कुलर ट्रेन आज भी मौजूद है। दुनिया के तमाम मेगा शहर जो हैं उनमें सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है और आज वहाँ पर ऑरेंज लाइन जो इस तरह की लेटेस्ट गाड़ियाँ चल रही हैं। और कराची का चीफ जस्टिस का इंटरेस्ट है कि इन्होंने वो 35 साल को 50 साल पीछे ले जाके कराची को ये शुरू कर दिया और बड़ा एहसान कौम पे चढ़ा दी है। वैसे चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए कि जो इसमें बेहतरीन बोगियाँ वो लगाई जाती हैं,
बेहतरीन इंतजाम किए जाते। इससे तो ये लग रहा है कि इन्होंने सिर्फ डंग टपाऊ काम किया है, सुप्रीम कोर्ट से जान छुड़ाने के लिए ये हरकत की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस जो है उनसे मेरी रिक्वेस्ट भी है कि वो इसको खुद मॉनिटर करें, सख्ती करें, लोगों को बेस्ट ट्रांसपोर्ट मिलनी चाहिए। बेसिक इशू ये है कि उसामा साहब कराची की सड़कों को तबाह कर दिया गया, बेड़ा गर्क है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट चलने के काबिल ही नहीं है, और जो ट्रांसपोर्ट वहाँ पर अवेलेबल है उसका भी बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है कराची के लोगों के लिए। तो लेकिन इशू ये है कि इसको इम्प्रूव होना चाहिए। सर वो कहते हैं कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, अब ये चल तो पड़ी है किसी भी तरह, इसमें बहुत सी अभी हैं रुकावटें, मसाइल की जुज़वी तौर पर है, बहुत सी जगहों पर अभी इसकी स्पीड का भी कहा जा रहा है, जिस तरह आपने कहा कि इस पर अब बेहतरीन इंजन आया जाए, बोगियाँ इसकी बेहतर हो, वो सब कुछ है, लेकिन इसका चलना ही बसाते खुद, इसका चल पड़ना भी ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वरना ये अब 10 साल पहले, 15 साल 25 साल से चीज़ बंद पड़ी है, और इतने नोटिस तौहीन अदालत की हमने देखी, बातें होती रही, पता नहीं क्या क्या, और उसके बाद जाकर ये चला है। तो अगर ये वाकई ये इस तरह से इसको प्रॉपरली चल गया और इसको वायबल बना लिया गया, जो कोई वजह नहीं है कि अगर विल हो तो कोई काम नहीं हो। स्टेट की जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के लिए इस तरह से सफ़र का इंतज़ाम किया जाए, और रेलवे से बेहतर कोई नहीं है। तो अगर ये सब कर दिया गया तो यकीन करें कि कराची में ये इनकलाब से कम नहीं है। अच्छा, आप देखते हैं कि शेख रशीद खुद कह रहे हैं कि ना कब्जा माफिया को सिंध हुकूमत ने हटाना है, और इस हवाले से कराची में किसी सियासी जमात की कोई सपोर्ट नहीं है, यानी कि पीटीआई समेत किसी पार्टी की गए थे नहीं है। उनके सिंध हुकूमत कह रहे हैं कि कब्जा जो है उसको उससे स्टेशन खाली कराए जाए और हमें खाली करा कर दिए जाए। यानी कि उन्होंने कहा कि अरबों रुपए की अभी भी ज़मीन है जिसपे कब्जा हुआ हुआ है, और वो कब्जा सिंध गवर्नमेंट छुड़ा के देना है। भाई फेडरल पुलिस आपके पास एफआईए है, फेडरल गवर्नमेंट की जमीन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट रेंजर्स को ऑर्डर दे, हाँ जी। अगर सिंध गवर्नमेंट नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी मौजूद है कि जनाब इसको जाके आप गिराएं। साहब ऑर्डर कितनी दफा करेंगे? अगर आपकी भी नीयत आप रेंजर के डीजी को एक लेटर लिखें, रेंजर के डीजी को एक लेटर लिखें कि जनाब हमें आप दें नफरी। सर होना तो चाहिए, कल के लिए चंद साल बाद यहाँ पर कोई प्राइवेट चले, अव्वल तो सरकारी तौर पर लगे तो बहुत अच्छा है, वरना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रही हो, ट्रैक्स डबल हो रहे हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जा रहे हैं, लेकिन पहले खाली तो कराए ना, कब्जा ग्रुपों से खाली हो भी तो पूरा करें ना। वो सर्कुलर तो रुक गया, उसमें तो ये है कि जहाँ पे आगे बड़े बड़े प्लाजे आ गए, जिस तरह लाहौर में मेट्रो का ये बना है और फिर भी काफी बेहतर है, और वहाँ पर जिस तरह स्टेशन बने हुए हैं जिसमें जिद्दत नजर आए, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उस तरह से और ज्यादा होगी, यहाँ रोजगार के मौके बहुत ज्यादा बनेंगे लोगों के लिए। आप देखें ट्रैफिक का जो हुजूम है वो इतना ज्यादा, और सबसे बड़ी माहौलियाती आलूदगी, सबसे बड़ी चीज जो है ना, माहौलियाती आलूदगी में कमी के लोगों को एक अच्छी मियारी जो है ना वो सवारी मिल जाएगी, वो सफर कर सकेंगे। जो कराची की सड़कों का हालात है, जो उसकी ट्रांसपोर्ट का हालात है, और जो सिंध गवर्नमेंट का हालात है, उससे तो जो है कराची अल्लाह ताला के हवाले कर दिया गया। एक चीज सर ब्रेक हो जाएगी, ये बताएं इसके बाद आपको उम्मीद पैदा होगी, वो जो मुझे तो भूल भी गया है, वो कराची का एक प्लान था, वो 800 अरब 1100 अरब 500 अरब 700 अरब 900 अरब 1300 अरब, वो भी अब हो जाएगा। वो फिगर पे झगड़ा हो गया, और अभी तक मेरा ख्याल है उतने 100 नहीं दिया। ये तो कराची सर्कुलर रेलवे उसमें शामिल था, उसमें कराची सर्कुलर नहीं था, उसको बीच में डाल दिया गया था, और भी बड़ा कुछ वो उसमें पैसा पानी के प्रोजेक्ट उसी में थे। ये तो स्कैंडल हुआ था। ब्रेक ले लेते हैं, मारा मारी किया, अभी लगाया कुछ नहीं। ठीक है, ब्रेक के बाद बात करते हैं वजीर आजम का, बतौर वजीर आजम पहला दौरा है अफगानिस्तान का, इसके बारे में ब्रेक के बाद बात करें। अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपने पहले दौरे पर अफगानिस्तान के, और बहुत ही अहम इसको करार दिया जा रहा है, ख़ास तौर पर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी GISPR की जानिब से, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से, जिसमें नाकाबिल तरदीद सबूत सामने है जो कौम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर अब ले जाए गए हैं, और एक एक चीज़, वीडियो कॉल्स, फ़ोन कॉल्स, ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, अकाउंट नंबर, बैंक्स के नाम, लोगों के नाम, और किस तरह कौन ट्रांसफ़र कर रहा है, कहाँ ट्रेनिंग दे रहा है, किस शख्स को यहाँ से, किस दहशतगर्द को अफगानिस्तान से भारत ले जाया गया, किस तरह उसका इलाज किया गया, किस तरह उसको पासपोर्ट जारी किए गए, एक एक चीज़ सामने आती है, और उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं अफगानिस्तान। तो असद खरल साहब, यकीनन
टॉप ऑफ द एजेंडा तो यही बात होगी, अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। अभी आप देखेंगे साउथ वज़ीरिस्तान में हमारे 2 फौजी जवान शहीद हुए हैं। तो ये हमले भी और पाक अफगान बॉर्डर पर आए रोज़ इस तरह से वाक़यात होते रहते हैं। अगरचे कमी आई है जब से बाढ़ लगाई गई है, तो सबसे अहम तो यही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को रोका जाए और ट्रेनिंग कैंप, एम्बेसी भारत की आज जो मुलाकात हुई है या जो आज वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है, मैं समझता हूँ कि इंतहाई मस्बत और इसमें इंतहाई पॉजिटिव भी है। अहम पेशरफ्त हुई हैं, 2-3 चीज़ें अहम हुई हैं वहाँ पर। एक तो ये है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अपने जो हम मनसब हैं उनसे तफसीली उनकी मुलाकात हुई है। फिर चूँकि इस दौरे के अंदर सेक्रेटरी ख़ारजा, वज़ीर ख़ारजा के साथ साथ DG ISI भी मौजूद थे और जो ख़ुसूसी नुमाइंदा हैं मोहम्मद सादिक साहब और दीगर सीनियर अहदेदार भी शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म के साथ पूरे एक मुकम्मल एक वफ़द था। इस तरह अशरफ गनी साहब जो है उनकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और बाकायदा उन्होंने अपने पाकिस्तान के दौरे के हवाले से भी ख्वाहिश का इज़हार किया है और वो उन्होंने कहा कि मैं मुंतज़िर था कि वज़ीर-ए-आज़म यानी इमरान खान साहब को उन्होंने बताया कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप यकीनन आएंगे। आज जो डोजियर वहाँ पर दिया गया है और जो सबूत ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं, अशरफ गनी से भी वो शेयर किए गए हैं, वज़ीर ख़ारजा से भी शेयर किए गए हैं। ऑलरेडी उनके सफ़ीर जो है पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के, उनको ऑलरेडी वो डोजियर दिया गया था, उन्होंने भी हुकूमत को भिजवाया। लेकिन आज 1-on-1 मुलाकात में या पूरे डेलीगेशन की जो मुलाकात है उसके अंदर अशरफ गनी साहब ने यह अश्योर किया है, उन्होंने कहा कि आइंदा से हम अपनी जो सरजमीन है वो भारत को दहशतगर्दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो अपने बरादर इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़, उसको इस्तेमाल करने की हरगज़ इजाज़त नहीं देंगे। ये जो सबूत थे जब उन्होंने देखे, ये चीज़ें सारी सामने रखी गई, तो इस तरह पाकिस्तान ने भी इस अज़्म का इज़हार किया कि पहले भी हमने कभी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का चूँकि एक बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारी सरजमीन कभी भी इस्तेमाल नहीं हुई अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। आइंदा भी हम इस चीज़ को अश्योर करते हैं कि हम कभी भी कोई सरगर्मी जो है पाकिस्तान की सरजमीन से अफ़गानिस्तान के खिलाफ जो है ये सोचे भी ना। बदल गया है। तो अब मामला ये है कि भारत जो है वे, फिर मैं कह रहा हूँ कि उसके जो पेट में मरोड़ उठ रहे हैं मोदी के, वो फिर एक जाली सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और उसके लिए वो वावेला करेगा, क्योंकि उसको तकलीफ हो रही है। जो रशिया की मशकें हो रही हैं पाक फौज के साथ बहुत अरसे बाद और बहुत कामयाबी से जारी हैं, और इस तरीके से जो आपस में हमारा एक कोऑपरेशन है, दिफाई हमारा कोऑपरेशन पाकिस्तान के साथ मिल गया, इस तरह अफगानिस्तान के साथ जो एक मुस्बत पेशरफ्त है आज उस हवाले से भी, तो इसलिए वो खिफत मिटाने के लिए जो आपने शुरू में कहा वो स्ट्राइक करेंगे, ड्रामा करेंगे, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बाबर साहब हमेशा बनाते हैं। बाबर साहब ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, इनको हम छोटा नहीं कह सकते, इसलिए कि आप देखें कई दिहाइयों पे जो मुहीत ताल्लुकात थे भारत और रूस के, और जिस तरह वो कहा जाता था कोल्ड वॉर का दौर था और कहा जाता है पाकिस्तान अमेरिका के साथ है, रूस भारत के साथ, सारा जो असलहा था भारत का वो सारा रूस का था। आज ये जिस तरह मशक़ें मुकम्मल हुई हैं रूस और पाकिस्तान के दरमियान, मुश्तरका मशक़ें पाकिस्तान में, ये ध्रोज़बा 5 कितनी बड़ी बात है ये। और जिस तरह फिर वो जो इजलास हुआ रूस में और पाकिस्तान का वहाँ नया नक्शा दिखाया गया, रूस ने पाकिस्तान का साथ दिया, मकबूजा कश्मीर को उसमें पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया, भारत ने उस पर एतराज़ किया, अजीत दोवल ने कि जी मैं तो उठ के जा रहा हूँ, तो रशिया ने कहा जी ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस पर दुरुस्त है। तो वो ये सब चीज़ें, और फिर अफगानिस्तान का आज, तो ये खित्ते में तो बिल्कुल सूरत हाल बदलती नज़र आ रही है। मतलब खित्ते में बिल्कुल सूरत हाल बदल रही है। पुराने जो दोस्त थे अब वो दोस्त नहीं रहे। इंडिया, जब से इंडिया ने अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया इंडिया, उस वक़्त से इंडिया और रशिया के ताल्लुकात वो वाले नहीं थे। बिल्कुल सही। और इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है उसने भी अपने नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो हैं वो ढूंढने शुरू किए हैं। चाइना के पाकिस्तान करीब हो गया, उसके बाद चाइना के साथ आहिस्ता रशिया के भी करीब हो गया, और पाकिस्तान और ये फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कि जनाब आप किसी एक मुल्क पर रिलाई नहीं कर सकते, आपके उस रीजन में जितने भी ममालिक हैं उनके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अभी जो DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी मौजूद थे, जिस तरह से उन्होंने एविडेंसेस के साथ ये साबित किया कि किस तरह से इंडिया जो है वो बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रहा है, किस तरह से उन्होंने 80 अरब रुपया खर्च कर दिया है पाकिस्तान में दहशतगर्दी और अनरेस्ट करने के लिए, और किस तरह से अफ़गानिस्तान की ज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हमेशा से ये पॉलिसी रही है, हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे, जो हमारा फॉरेन डिपार्टमेंट है, वो हमेशा से एक ही चीज़ कहते रहे हैं कि जब तक एक स्टेबल अफ़गानिस्तान नहीं होता, जब तक अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होता, उस वक्त तक पाकिस्तान में अमन नहीं हो सकता।
एक स्टेबल पुरअमन पाकिस्तान अफगानिस्तान ही पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी जो है ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान हमेशा से इस चीज़ का ख्वाह रहा है कि अफगानिस्तान जो है उसकी वहाँ पर दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए, वहाँ पर अमन हो और ट्रेड हो, और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के ज़रिए से सेंट्रल एशिया में भी जाकर जब पाकिस्तान आए हैं चीफ पीस के हवाले से जो बॉडी है उसके नेगोशिएटर अफगानिस्तान की तरफ से, मैंने नहीं देखा कि कभी तारीख में पाकिस्तान के हवाले से इस तरह के जुमले बोले गए कि जी पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया अमन में, वरना हमेशा भारत की बोली, अमेरिका की बोली बोली जाती थी। हमने तो यही देखा। अच्छा, अमेरिका जो है वो भी पाकिस्तान के इस रोल को तस्लीम करता है, सारी दुनिया पाकिस्तान, भारत नहीं चाह रहा अफगानिस्तान में अमन हो गया तो पाकिस्तान। मेरी बात सुनिए, अफगानिस्तान में अमन के लिए, अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजों के इनखला के लिए पाकिस्तान ने अपना भरपूर रोल प्ले किया है, और पाकिस्तान ने अपनी पूरी सफारती जो कोशिशें वो की, और अल्टीमेटली अब आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौज जो उनका इनखला कर रहा है। लेकिन अब वो जो इंडिया का जो ड्रीम था, इंडिया का जो ख्वाब था कि अगर अमेरिका यहाँ से जाता है तो अफगानिस्तान पर उनका कंप्लीट होल्ड होगा, तो साहब वो पॉसिबल नहीं था। इंडिया डेस्परेट हुआ है। इमरान खान का जो दौरा है ये बहुत ही अहम है। पहली बात तो ये है कि जिस तरह खलल साहब ने कहा कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, जिस तरह से काबुल, कंधार और जितने भी बॉर्डर एरिया पे इंडियन कौंसल खाने जो हैं वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्द भेज रहे हैं, और जिस तरह से वो मुख्तलिफ जो दहशतगर्द जमातें हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, वो सारा जो कुछ है वो पाकिस्तान ने, ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने जो मीटिंग की, जो DGISA ने मीटिंग की है, उनमें विद एविडेंस सारा कुछ उनके सामने रखा होगा। उनको ये भी बताया होगा कि पाकिस्तान तो अफगानिस्तान में अमन चाहता है, हर सूरत में अमन चाहता है, और पाकिस्तान ये भी चाहता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अच्छा। और देखें जी अफगानिस्तान का जो दुनिया में एंट्री का वाहिद रूट पाकिस्तान है। अगर ट्रांजिट ट्रेड की फैसिलिटी पाकिस्तान ने उसको दी हुई है, अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखता तो अफगानिस्तान की इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती। जिस मुल्क में सबसे पहले चीजें जा रही हैं सीपैक के थ्रू, गवादर पोर्ट के थ्रू, दूसरा मेरी एक और बात सुने, और ये जो इन्होंने इंडिया ने अफगानिस्तान को लॉलीपॉप दिया हुआ था ना कि चाप बहार के जरिए से हम वो एक ट्रेड रूट निकाल रहे हैं जहाँ से अफगानिस्तान जो है वो अपनी ट्रेड कर सकेगा, वो रेलवे ट्रैक और सड़कें, वो तो अब सारा ख़त्म हो गया। चाप बहार में इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट थी वो तो उनका एग्रीमेंट कैंसिल हो गया। अब अफगानिस्तान की जो वाहद ट्रेड का रास्ता है जो उसको गर्म पानी तक पहुंचाएगा और सारी दुनिया तक उसके माल को पहुंचाएगा, या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, वो सिर्फ पाकिस्तान के जरिए ही होनी है। ये चीज़ अफगानिस्तान को बड़ी अच्छी तरह। आपको लगता है असद करल साहब अब इतने सालों के बाद ये वक्त आ गया है, अफगानिस्तान को रियलाइज़ हो गया है कि भारत के साथ इतनी कुर्बतें, दोस्ती उसके लिए कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई? देखिए, अब अमेरिका ने भी इस चीज़ का इतराफ़ किया कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के लिए या फ़ौजों के पुरअमन इनखला के लिए पाकिस्तान के रोल को, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने एडमिट किया कि ये पाकिस्तान इस हवाले से वही एक क़ुव्वत है, वही एक ताकत है जो हमें इस बहरान से, ये इस मामले से निकाल सकती है। दूसरी बात जो है, अफ़गानिस्तान को भी ये अदराक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि जो कौंसल खानों के अंदर जो वहाँ पे बैठ के इंडियन जो रा और जो जिस तरीके से उनकी इंटेलिजेंस जो NDS है उसके साथ मिलके पाकिस्तान के ऊपर जो हमले किए जा रहे थे, वहाँ पे दहशतगर्दों को स्पॉन्सर किया जा रहा था, तो उस पे अफ़गानिस्तान को भी इस चीज़ का अदराक है कि इससे उसको अफ़गानिस्तान को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अफ़गानिस्तान में तो उल्टा जो भारत जो इन स्पॉन्सर करता है टेररिस्ट तंजीमों को, वो पाकिस्तान के अगर खिलाफ इस्तेमाल होती हैं तो वो अफ़गानिस्तान के अमन के लिए भी वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो अब अफगानिस्तान को भी इस चीज़ का अदराक है कि पाकिस्तान का, जिस तरह अफगानिस्तान पुरअमन पाकिस्तान जो है, अफगानिस्तान वो पाकिस्तान के लिए इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है, उतना ही पुरअमन जो मुस्तकम पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो है उसके लिए ज़रूरी है। ये चीज़ें तो लाजा ये आपस में खुशहाली के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।